हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए जो 7 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इस करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की वीडियो भी लाना चाहता हूं। अगर आप लोग कहें तो मैं इसकी वीडियो यानी कि जो स्टैटिक जीके उसके भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने किस देश के साथ रोड मैप 2030 को अपनाया है? तो अभी अपने देश भारत ने वर्चुअल समिट हुई थी भारत और ब्रिटेन के बीच। किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच वर्चुअल समिट हुई थी, जिसके माध्यम से भारत और ब्रिटेन ने रोड मैप 2030 को अपनाया है। दरअसल G7 जो सदस्य हैं उसकी बैठक होने वाली है, यानी कि उसका शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन कर रहा है। जो कब होगा? जो जून में होगा। कब होगा? जून में होगा G7 शिखर सम्मेलन। तो उसी की अध्यक्षता ब्रिटेन कर रहा है। तो उसी को देखते हुए अभी विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई थी और अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन लोगों के बीच भी बैठक हुई थी। ठीक है, यानी कि वर्चुअल समिट हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो उसी में जो भारत और ब्रिटेन ने रोड मैप 2030 को अपनाया, इसके में क्या होगा? इसमें क्या होगा? अभी आप लोगों को पता है कोरोना महामारी चल रही है, तो उसी को देखते हुए कि कैसे इसको निपटा जाए इस पर बात की गई और इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर बात की गई है। और इसीलिए रोड मैप 2030 जारी किया गया है, यानी कि रोड मैप 2030 को अपनाया गया है ब्रिटेन और भारत के बीच। ठीक है, अब ब्रिटेन के द्वारा किया गया तो ब्रिटेन को पहले मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही ब्रिटेन है। मैं अभी लगातार 2 से 3 दिन से ब्रिटेन से कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ कि ब्रिटेन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन 4 राज्यों का बना हुआ एक संघ है। वह 4 राज्य कौन कौन से? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, इन 4 राज्यों का बना हुआ एक संघ है। ठीक है, बात करते हैं ब्रिटेन की। तो इसकी राजधानी क्या है? इंग्लैंड। और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अभी जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी यहाँ पर G7 सम्मेलन में, यानी वर्चुअल समिट के लिए, तो उसमें जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था वह कौन थे? एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 जीता है, जिनका नाम है मारिया रेसा। कौन है? मारिया रेसा। ठीक है, जो मारिया रेसा है ये फिलीपींस की है। कहाँ की है? फिलीपींस की। अब ये जो यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है, यह दिया क्यों गया है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से जानकारी इकट्ठा करके उसे यानी कि निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और यह कहाँ की है? फिलीपींस की है। ठीक है, इसके साथ ही जो पुरस्कार दिया जाता है, इसके साथ ही $25,000 की धनराशि भी दी जाती है। कितनी? $25,000 की। ठीक है, की धनराशि भी दी जाती है। अब ये यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। तो बात करते हैं यूनेस्को की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को की? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही है यही मारिया रेसा है। कौन है? मारिया रेसा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को किस बैंक में मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में जो अपनी भारत सरकार है, इसने रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को, इसका तात्पर्य क्या है मैं आप लोगों को बता दूं सीधी सी बातों में। इसका मतलब है निजीकरण करना,
यानी कि जो आईडीबीआई बैंक है इसका निजीकरण किया जाएगा, यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। दरअसल जो आईडीबीआई बैंक में भारत की सरकार की जो हिस्सेदारी है उसे जो भारत सरकार है वह बेच रही है, यानी कि अपनी हिस्सेदारी को भारत सरकार बेच रही है आईडीबीआई बैंक में, ठीक है, यानी कि उसका निजीकरण कर रही है। अब यहाँ पर बात बन जाती है आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 के लिए। कब, 1 जुलाई 1964 को, ठीक है। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, M.R. कुमार, कौन है, M.R. कुमार यहाँ के चेयरपर्सन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। इसकी यानी जो आईडीबीआई बैंक है इसमें जो भारत सरकार की हिस्सेदारी थी उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कि यानी कि रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी जो भी है इसमें वह बेच रही है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 10 ऑटो एम्बुलेंस शुरू किए हैं, तो हाल ही में जो दिल्ली सरकार है दिल्ली सरकार ने उसने 10 ऑटो एम्बुलेंस शुरू किए हैं। दरअसल क्या हुआ, आप लोगों को पता है दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए जो दिल्ली सरकार है इसने क्या किया है, इसने जो कोविड-19 रोगी है उनको लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसी को देखते हुए मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की भी आवश्यकता होती है। तो उन्होंने क्या करा है, और जो ऑटो ड्राइवर है यानी कि उनको ऑटो को ही एम्बुलेंस बना दिया है, उन ऑटो को ही एम्बुलेंस बना दिया। उसमें ऑक्सीजन की भी सुविधा है, सैनिटाइजर की भी सुविधा है, ठीक है। तो उन ऑटो को एम्बुलेंस में बनाने की जो और 10 ऑटो को एम्बुलेंस बना दिया है किसने, दिल्ली सरकार ने। किसके लिए, कोविड-19 रोगियों की सुविधाओं के लिए, ठीक है। इसी के लिए जो दिल्ली सरकार ने इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जिससे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो सके, यानी कि ऑक्सीजन की सुविधा की जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। वह पोर्टल कौन सा है, delhi.government.in पोर्टल भी लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की सुविधा प्राप्त करने के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सशस्त्र बलों ने कोविड-19 विरोधी प्रयासों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो अभी हाल ही में जो सशस्त्र बल हैं भारत के उन्होंने कोविड-19 विरोधी प्रयासों की सहायता के लिए ऑपरेशन कोजीत, कौन सा, ऑपरेशन कोजीत शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा, जो सशस्त्र बल है वे आधारभूत संरचनाएं और ऑक्सीजन की आपूर्ति, बेड आदि स्थापित करने में मदद करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया है सशस्त्र बलों के द्वारा, ठीक है। किसके लिए, ऑक्सीजन की सुविधा कैसे पूर्ति, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे की जाए, बेड कैसे स्थापित किया जाए, और जितनी भी आधारभूत संरचनाएं, क्योंकि कोरोना में बहुत ही ज़्यादा महामारी बहुत ही बुरी तरीके से भारत में फैल चुकी है, तो उसमें कैसे अपना योगदान दे सके, इसीलिए इन्होंने ऑपरेशन कोजीत शुरू किया सशस्त्र बलों ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है जो कहाँ पर है, तेलंगाना हैदराबाद में, कहाँ पर, तेलंगाना हैदराबाद में, ठीक है, उसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया R.M. सुंदरम को। किसे, R.M. सुंदरम को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब, 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि यह कहाँ पर स्थित है, तो तेलंगाना हैदराबाद में। अच्छा, जिस प्रकार से भारत में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है उसी प्रकार विश्व का भी एक अनुसंधान है जिसका नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में। कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही R.M. सुंदरम है, ठीक है, और इन्हें ही भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो अभी हाल ही में जो कनाडा है इसने बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। दरअसल जो कनाडा सरकार है इसने 12 से 15 साल के बच्चों के
कितने, यानी कि जो 12 से 15 साल के बीच के बच्चे हैं उनके लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है। और यह जो फाइजर वैक्सीन है किसके द्वारा बनाई गई है, किस कंपनी के द्वारा, तो फाइजर बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जिसके लिए कनाडा सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब कनाडा ने दी है तो कनाडा को पहले मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही कनाडा है। ठीक है, क्या है, कनाडा। बात करते हैं कनाडा की, तो इसकी राजधानी क्या है, ओटावा। और यहाँ की करेंसी क्या है, कनाडाई डॉलर। क्या है, कनाडाई डॉलर। और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो। कौन है, जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी ने 100 सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में प्रवेश किया है। तो अभी हाल ही में जो सेल कंपनी है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कौन सी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने जो भारत की महारत्न कंपनी है 100 सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय कंपनी है उनकी सूची में प्रवेश कर लिया है। और इसे जगह दी गई 78वें नंबर पर। कितने, यानी कि इसका स्थान कौन सा है, 78। ठीक है, अब सेल को दी गई है तो बात करते हैं सेल की। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना, दरअसल जो सेल है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब, 1954 में। ठीक है, तो जो स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना, अभी वर्तमान में हेड कौन है, तो पहली बार इसकी हेड बनी है, वो भी महिला बनी है, तो उनका नाम क्या है, सोमा मंडल। क्या है, सोमा मंडल। ठीक है, दरअसल वर्ष 2017 में जो भारत सरकार है इसके द्वारा स्टील पॉलिसी 2017 जारी की गई थी वर्ष 2017 में। इसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि जो भारत है वह वर्ष 2030 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी कि जो हम यानी कि स्टील को दूसरे देशों से मंगाते हैं तो उसके न मंगाकर हम 2030 तक, वर्ष 2030 तक आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और यह पॉलिसी कब लागू की गई थी, स्टील पॉलिसी 2017, जिसमें यह कहा गया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी पुरुषों की टीम 2021 में T20 प्रारूप में भारत की रैंक क्या रही है। तो अपना देश जो भारत है वो T20 प्रारूप में भारत की रैंक रही है दूसरी। कितनी, दूसरी। पहले स्थान पर इंग्लैंड है, दूसरे पर अपना देश भारत है और तीसरे पर कौन है, न्यूजीलैंड। और यह आईसीसी पुरुषों की वनडे यानी कि T20 प्रारूप की टीम है। बात करते हैं वनडे की, तो वनडे पे पहले कौन है, न्यूजीलैंड, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे इंडिया। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा भी आईपीएल रद्द कर दिया गया था, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आईसीसी के द्वारा की गई है, तो आईसीसी की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। कब, 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, ग्रेग बार्कले। और सीईओ कौन है, मनु साहनी इसके सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री दल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में जो ब्लू ओरिजिन स्पेस प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसने 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री दल लॉन्च करने की घोषणा की है। दरअसल जो अमेरिका है वहाँ पर ब्लू ओरिजिन एक प्राइवेट एजेंसी है। जिस प्रकार से स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, उसी प्रकार से ब्लू ओरिजिन जो जेफ बेजोस हैं, अमेजॉन के सीईओ, यानी कि अमेजॉन के जो प्रमुख है, उन्हीं की कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, उन्होंने जो अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष यात्री दल भेजने की घोषणा की है। और यह कब भेजा जाएगा, 20 जुलाई 2021 के लिए। ठीक है, अब ब्लू ओरिजिन की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 सितंबर 2020 के लिए। 8 सितंबर 2000 में। कब, 8 सितंबर 2000 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन में। ठीक है, कहाँ पर है, वॉशिंगटन में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा सरकार है इसने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है जो उड़ीसा सरकार ने उसने जो कोविड-19 के कारण जो पत्रकार हैं उनके लिए कोविड योद्धा घोषित किया था। तो उसी प्रकार से जो पत्रकार हैं उन्हीं के लिए यह योजना शुरू की गई, गोप बंधु
संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि पत्रकारों के लिए यह शुरू की गई है। उड़ीसा ने की है, तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा एक बार आप लोगों से फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।